जी बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की जो आपको विज्ञान की मिली है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। और यह पुस्तिका जो है अभी जो आपको वर्तमान में मिली है उसी पुस्तिका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो चलिए प्रिय बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा पुरानी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से यह बदली हुई अभ्यास पुस्तिका है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या बदल दी गई है। और जैसे इस गणित में भी और सामाजिक विज्ञान में तो कंप्लीट कोर्स ही बदल दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान का जो कोर्स था वह पहले पुराना था, अब नया कोर्स अपडेट हो गया है, जिसके आधार पर एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई वाली आई है। जिससे आपको करना क्या है कि इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसके लिए आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर बने रहें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो आपको आसानी से पहुंच जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। इसके लिए सब्सक्राइब नीचे की बटन जो है उसे प्रेस करके ऑल के बटन प्रेस जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग अध्याय 1 चालू करते हैं। आज विज्ञान का हम लोग लेके आए हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 8वीं का पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यहाँ पर फसल उत्पादन एवं प्रबंध से संबंधित हमको अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। आपको ही पता है फसल कई प्रकारों की होती है, कभी कोई मौसम की तो कभी कोई मौसम की, तो उनका आधार पर वर्णन किस आधार पर किया गया है। और प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण भी लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है, जो फसल का वर्गीकरण है मौसम के आधार पर किया गया है। फसल का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, मौसमों के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर किया गया है। अतः फसल को दो वर्गों में मुख्यतः बांटा गया है। पहली फसल है खरीफ की फसल, जिसके उदाहरण धान और मक्का। खरीफ की फसल के उदाहरण क्या है, धान और मक्का। और रबी की फसल के उदाहरण है हमारे गेहूं और चना, जो शरद ऋतु में बोए जाते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये अभी जो शीत ऋतु चल रही है उसमें बोए जाते हैं गेहूं और चना। अगला प्रश्न है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार मतलब कि कचरा, जो फसलों के साथ उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं, मतलब कि जो कचरा रहते हैं उन्हें। तो खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, मतलब कि फसल की वृद्धि को रोकते हैं। सही वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि जड़ें जब फसलों के साथ साथ कचरे की भी नीचे जाती खरपतवार की, तो वो उसकी जड़ों को फैलने नहीं देती है। प्रभाव डालते हैं, कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले होते हैं कई। तो इस प्रकार खरपतवार जो है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका कंप्लीट एडग्रेड अभ्यास पुस्तक सॉल्यूशन कराया जा रहा है सभी विषयों का। अगला प्रश्न है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए कुछ सूक्ष्म जीवों को किसान मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है। अब आपको ही पता है कि केंचुए को और सांप को दोनों को किसानों का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, और ये मिट्टी में रहते ही हैं। ठीक है, तो मिट्टी में रहते हैं तो क्यों रहते हैं और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, जिससे जो भी पोषक पदार्थ जो मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं क्या नहीं, वह ऊपर आ जाते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ है। तो सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ है। सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाता है, जिससे पक्षियों द्वारा नहीं खाया जाता है। सीड्रिल इसके लिए तो उपयोगी है। आजकल सीड्रिल में किसान को कम समय और जो बचत भी है बहुत अच्छी हो जाती है। समय की बचत हो गई, मतलब कि बहुत अच्छी बात है ना क्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, अब लघुत्तरी प्रश्न आ गए हमारे। लघुत्तरी प्रश्न में पहला है, खाद देने से पहले फसलों को क्या क्या लाभ है, यानी खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो खाद देने से मतलब कि खाद जब देंगे, आप तो पता है आपको भी कि खाद देने से फसलों को अनेक लाभ होते हैं, जिसमें पहला लाभ हमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाद देने से फसल को पैदावार अधिक होती है, पौधे अच्छे तैयार होते हैं और फसल देते हैं। खाद देने से मिट्टी में ह्यूमस तत्वों की मात्रा जो रहती है उत्पन्न हो जाती है, और बहुत अधिक जब ह्यूमस तत्व उत्पन्न हो जाएंगे तो खनिज लवण उत्पन्न होंगे, जिससे कि फसल अधिक मात्रा में उपजाऊ बहुत अच्छी प्राप्त होगी।
फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? आपको ही पता है कि जो बीज रहते हैं उसमें कुछ अशुद्ध बीज तो कुछ शुद्ध बीज रहते हैं, तो आप शुद्ध बीजों का चयन कैसे करेंगे? तो देखिए उत्तर, फसल को बोने से पूर्व स्वस्थ बीजों का चयन करने के लिए बीजों को पानी में डाला जाता है, जिससे भारी बीज तली पर बैठ जाते हैं और हल्के बीज पानी में तैरते रहते हैं, जिससे कि भारी बीज जो रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जिससे हम भारी बीजों को ऊपर निकाल के उन्हें फिर से क्या कर सकते हैं, उन्हें बीजों के रूप में बिखरा सकते हैं, फसल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं हम लोग, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में उसे सुखाना क्यों आवश्यक है? फसल को जो रहती है उसको हम धूप में सुखाते हैं, उसके बाद ही हमारे भंडार गृह में रखते हैं, ऐसा क्यों? तो आपको ही पता है, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना आवश्यक है क्योंकि ताजा फसल में नमी रहती है, और जब नमी रहती है तो उसमें कई प्रकार के कीड़े उत्पन्न होते हैं ना, तो फसल के दानों को अगर नहीं सुखाया जाता तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनके अंकुरण के लिए वो अनुपयोगी हो सकते हैं, उनमें छेद कर देते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो रहते हैं हो जाते हैं। अतः भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, लिखिए। अब उर्वरक जो रहते हैं वो मानव के द्वारा जो निर्मित करते हैं तो वो उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, और उर्वरक के बाद जो खाद है, खाद जो रहता है एक प्राकृतिक चीज रहती है, और प्राकृतिक चीज हमेशा कैसी होती है? अच्छी होती है। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे आप लोग। अंतर में देखिए, उर्वरक खाद में पहला अंतर है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जब मनुष्य कर रहे हैं तो उनका फैक्ट्रियों में होगा, और खाद खेतों में ही बनाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा वर्मी कंपोस्ट के द्वारा केचुआ खाद जो बनाते हैं हम लोग वो। फिर अगला है अंतर, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, मतलब कि ह्यूमस तत्व उत्पन्न नहीं होते उर्वरक से, और खाद से मिट्टी को ह्यूमस तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो कितने अच्छे अंतर है, हमने देख लिया ये अंतर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है बच्चों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सामाजिक विज्ञान कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि नया कोर्स है तो नए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में आपको मिलने वाला है, और कुछ वीडियो डल भी गए हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न है 9वें का, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। परंपरा से जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं उनका नाम लिखना है। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है? मोट, जो घिरनी से जल जो निकालते थे कुएं द्वारा, आपने देखा होगा, चैन के द्वारा, पंप, चैन पंप आपने देखा है, फिर ढेकली, रहट आदि, ये सब क्या है जो हैं, ये 9वें प्रश्न के जो सिंचाई के पारंपरिक तरीके पूछा है हमको, उसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का नाम लिखना है, और हमें क्या बनाना है? चित्र बनाना है। जैसे छिड़काव तंत्र की बात करें तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अब ये हमने बताया सिंचाई की एक विधि। अब इस सिंचाई की एक विधि का नामांकित चित्र है जो आपकी विज्ञान की भी पुस्तक में दिया गया है, आप वहां से देख के इसे और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। अब आगे देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न का ए नंबर का कह रहा है, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आपको ही पता है, अगर कोई भी मिट्टी को आप पोला और पलटते हैं तो उपजाऊ तत्व तो ऊपर आ जाते हैं, खनिज लवण और जो ह्यूमस तत्व हैं सब ऊपर आ जाते हैं, और पोला करने का ये लाभ है कि जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं, जिससे पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। तो देखिए, मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, जिससे ह्यूमस तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए मिट्टी को पलटना और पोला करना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है ये हमारा। ये प्रश्न क्या कह रहा है? मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए
किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान निम्न तरीके उपयोग में लाते हैं, जैसे जैविक खाद। तो आपको ही पता है जैविक खाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसानों के लिए। तो किसान मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग करता है, जिससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है, मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है। मतलब कि जैविक खाद के उपयोग से जो पौधे हैं बहुत अच्छे मात्रा में बढ़ जाते हैं, वृद्धि करते हैं, जिससे अधिक मात्रा में हमें लाभ मिलता है। अब रासायनिक खाद का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यह मिट्टी को उतना उपजाऊ नहीं बनाते जितने की बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक खाद का उपयोग भी करके हम थोड़े समय के लिए तो मिट्टी को उर्वरकता बढ़ा सकते हैं या बढ़ाई जा सकती है, पर बाद में मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। किससे? रासायनिक खाद से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे हमने पेज नंबर 7 तक जो आपका अध्याय 1 था पूरा कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है या कुछ जानना हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी कमेंट करता है तो हम उसका उत्तर आपको या रिप्लाई तुरंत देते हैं और उसके सॉल्यूशन भी तुरंत प्रोवाइड करते हैं। आप देख लीजिए हमारे चैनल में जाके सभी बच्चों के लिए तुरंत लिंक उपलब्ध करा दी जाती है। और कुछ भी डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अभी सेंड कर दी जा रही है, जिससे कि आपको आसानी से वह मिल जाए। और आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और सबसे मेन बात कि आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए बच्चों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो हौसला मिलता है हमें, और हौसला मिलता है तो हम और अच्छे तरीके से वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।